गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार शुक्ला परीक्षा दृष्टि के ऑनलाइन एजुकेटर चैनल पे खास करके हिस्ट्री का सेशन लेकर के आया हूं। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टार्टिंग में ही कि यूपी पीसीएस में इतिहास का जो सेक्शन है, मैंने पहली क्लास में कहां से क्या पूछा जाता है, किस 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 नंबर पर ये चीजें अपडेट होती हैं, वो चीजें मैंने आपको बताया था। तो खास करके यूपी पीसीएस में ये इतिहास के सेक्शन की ही बात हम आपसे कर रहे हैं यहां पर। और इतिहास में जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा, पिछली क्लास में आपने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम किस प्रकार से आक्रमण करता है, और जो कि भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण या अरब आक्रमण माना जाता है। उसके बाद आपने पढ़ा, उसके बाद की जो क्लास आपने पढ़ा वो महमूद गजनवी के 17 आक्रमण भारत पर लगातार हुए, जो कि आप देख रहे हैं कि 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ। तो उसके बाद आज की जो क्लास होगी, खास करके मैपिंग से चीजों को आगे इसको हम डिस्क्राइब करके उस सुल्तान के बारे में कुछ बातें बता करके उनकी घटनाओं को स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे। तो महमूद गजनवी के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी। आइए, तो आज की जो क्लास होगी वो हिस्ट्री पर अगला चैप्टर है मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी। जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी था। सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी था। और अब यहां पर जब मैं बात करूं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस समय गजनी का शासक था वो थे खुसरो मलिक। कौन थे? खुसरो मलिक। खुसरो मलिक की हत्या करके गजनी पर मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने अधिकार कर लिया। ये गोर देश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने गजनी पर भी खुसरो मलिक की हत्या करके सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की मैं आपसे बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने भारत पर आक्रमण करने का प्लान और योजना बनाई। जैसे कि महमूद गजनवी के आक्रमण क्या धर्मयुद्ध थे, क्या धन की लूट थी, क्या कोई प्रतिशोधात्मक लड़ाई थी? इनके संबंधों में अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो गोरी है, इनके भारत पर आक्रमण किया जाना इनके द्वारा या महमूद गजनवी के द्वारा आक्रमण किया जाना, अगर इनको एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, अगर इसको एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करके देखा जाए तो आपने एक बात जरूर सुन रखा होगा कि जिहाद शब्द का जो प्रयोग किया गया सबसे पहले वो महमूद गजनवी करता है। जिहाद मतलब धर्मयुद्ध, अपने धर्म के लिए कुछ भी कर जाना। इसी जिहाद शब्द को मुगल डायनेस्टी में आप देखेंगे, मुगल काल में देखेंगे, बाबर ने आप देख सकते हैं खानवा के युद्ध में 1527 में इसी जिहाद शब्द का प्रयोग करता है और इसी की मदद से अपने सिपाहियों को प्रेजेंटेशन देता है और उनको युद्ध के लिए तैयार करता है। तो महमूद गजनवी ने धर्म युद्ध की बात करके भारत में मंदिरों को तोड़ा और यहां लूट की। लेकिन अगर मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की बात किया जाए तो क्या इसने भी धर्म को एक तरफ लेकर के लोगों को अपने साथ कन्विंस करके भारत पर आक्रमण किया था? क्या इसका भी उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना था?
तो इसके संबंध में मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि 1175 में इसका जो पहला आक्रमण हुआ था, इसका बेटा जो पहला आक्रमण हुआ था, आप देख सकते हैं जो पहला आक्रमण हुआ था वो मुल्तान पर हुआ था। कहां हुआ था? मुल्तान पर हुआ था। इसका पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। तो कहने का जो तात्पर्य यहां पर है कि मुल्तान में उस समय शासक कौन थे? उस समय शासक थे कर्मार्थी मुसलमान। कौन थे? कर्मार्थी मुसलमान उस समय शासक थे। अगर मोहम्मद गोरी का भारत पर युद्ध किया जाना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, तो यह बताइए कि अपने ही तरह एक मुसलमान भाई के ऊपर युद्ध या आक्रमण क्यों करता है? इसने अपना पहला आक्रमण जो 1175 में किया, यह मुल्तान में कर्मार्थी मुसलमानों के ऊपर करता है, जहां पर यह फतह करता है, विजयी होता है और यहां बड़े पैमाने पर संपत्ति की लूट करता है। लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी संतुष्ट नहीं था। ये कुछ भारत के सीमावर्ती प्रांत थे, यहां से इसे बड़े पैमाने पर कुछ हाथ न लगा और यह एक विशेष योजना से फिर अगली लड़ाई करता है, भारत पर अगला आक्रमण करता है 1178 में। और यह आक्रमण इसके द्वारा गुजरात पर किया जाता है। यह आक्रमण इसके द्वारा गुजरात पर किया जाता है और इस आक्रमण में यह परास्त हुआ था। क्या हुआ था? ये परास्त हुआ था। खास करके ध्यान दीजिएगा, इस आक्रमण में क्या हुआ? परास्त हुआ। तो देखिए, पहली बात, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी गजनी पर अधिकार कर लेता है और इसका भारत पर जो पहला आक्रमण है वो मुल्तान ही है। कौन है? वो मुल्तान पर आक्रमण है। कर्मार्थी मुसलमान जहां शासक थे तो इसने वहां आक्रमण किया। तो खास करके मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को पढ़ने और समझने से पहले मैं आपको खास करके भारत की स्थितियों को बयां करना चाहता हूं। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस टाइम पीरियड में भारत की क्या स्थिति थी। चलिए, तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे बात करूं भारत की स्थितियों की, तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं आपसे बात करना चाहूंगा भारत की स्थितियों को लेकर के, तो आप सबसे पहले भारत के मैप को देखिए। चलिए, यहां खास करके मैं अगर ऐसे बात करूं तो आपको यहां पर नोटिस करना होगा कि पाकिस्तान भारत के अंतर्गत ही था और ऐसे ही लगा हुआ है अफगानिस्तान, ऐसे ही लगा हुआ है अफगानिस्तान। और यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंस बात है वो ये है कि इस स्थिति में भारत का जो केंद्र था वो दिल्ली था। भारत का जो केंद्र था वो क्या था? दिल्ली था। दिल्ली था और यहीं पर कन्नौज प्रांत था, यहीं पर कन्नौज प्रांत था। तो थोड़ा समझिएगा चीजों को, यहां कन्नौज था और यहां थी आपकी दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली पर जो शासक थे, दिल्ली पर आप देख सकते हैं जो शासक थे उनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। इस बात को नोट कर लीजिएगा कि भारत में अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को माना गया है। अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को माना गया है क्योंकि मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद इन्हीं के दासों ने भारत पर शासन शुरू किया और लगातार इनके बाद आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल सल्तनत के बाद अंग्रेजों का शासन। तो इस प्रकार से भारत पर अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान जी थे। पृथ्वीराज चौहान के एक आप देख सकते हैं इनके वजीर या मंत्री कह सकते हैं चंद्रबरदाई। क्या नाम मिलता है?
चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई जो हैं, चंद्रबरदाई की एक काफी यूनिक बुक है और उस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। तो इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, पृथ्वीराज रासो। ये काफी इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार इस बुक को ही पूछ लेता है। तो पृथ्वीराज चौहान के जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वजीर हैं, जो मंत्री हैं, वो मंत्री हैं चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक किताब लिखी और उस बुक का क्या नाम है? उस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। दिस इज अ बुक। ठीक है। इधर जो कन्नौज के शासक हैं, इनका नाम है जयचंद्र। क्या नाम है? जयचंद्र नाम है। और इनकी एक पुत्री है और इन्हीं पुत्री का नाम है संयोगिता। क्या नाम है? संयोगिता। इनका नाम है संयोगिता। तो इतनी बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी कि कन्नौज के शासक हैं, राजा साहब हैं जयचंद्र और इनकी पुत्री का नाम है संयोगिता। तो कहने का मतलब है कि चीजों को मैप से सही से समझिए और हिस्ट्री को हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, आइए। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहां अगर मैं बात करूं, गजनी की बात करूं, गजनी की बात करूं, अगर मैं यहां गजनी की बात करूं तो आप बेटा यहां देख रहे हैं कि गजनी में मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी सिंहासन पे बैठा हुआ है। और यहां मैंने कहा कि मुल्तान है। यहां क्या है? मुल्तान है। तो मुल्तान में जो शासक हैं, जो मुल्तान में शासक हैं, ये हैं करमार्थी मुसलमान। ये कौन है? करमार्थी मुसलमानों का शासन है। मुसलमान। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्टुअल रहेंगे तो चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएंगी, है ना। तो देखिए, मैप से चीजों को अपने दिमाग में बैठाइए और हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप सुनते हुए हम लोग आगे निकल चलें। आइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह खुसरो मलिक की हत्या करके गजनी के सिंहासन पर बैठता है। मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी ने अपना जो पहला आक्रमण किया वो 1175 में किया था और यहां पर इसने करमार्थी मुसलमानों के ऊपर आक्रमण किया। ये मोहम्मद गोरी जो है खास करके एक लुटेरा था। बचपन से ही यह सुनता हुआ चला आया महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर लूट किया जाना और अपार संपत्ति इसके हाथ लगी। तो इस बात को ये बचपन से ही सुनते चला आया था। तो जैसे जैसे बड़ा होता है तो इसने भी भारत पर आक्रमण करके संपत्ति बनाने और, है ना, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए निरंतर लगा रहा। तो चलिए यहां पर देखिएगा। खैर, ये मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी और गजनी की बातें हो रही हैं यहां, जो पहली आक्रमण करता है। और पहले आक्रमण के बाद चीजों को सुनते रहिए स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। बार बार चीजों को आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैप से चीजों को, है ना, समझते हुए वहां आगे चलना है। तो आपने देखा कि मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी जो है वो मुल्तान पर आक्रमण करता है करमार्थी मुसलमानों पर और यहां जीतता है। लेकिन इसने जो 1178 में, मैंने बताया आपको 78 में जो इसने गुजरात पर आक्रमण किया था, इसने जो गुजरात पर आक्रमण किया था धृति वाला, तो इसमें यह परास्त हुआ था। कहां हुआ था भैया? यह परास्त हुआ। तो उसके बाद इसको यह लगता है कि बिना सोचे समझे अगर हम इधर उधर कहीं घुसेंगे तो शायद हमें मुंह की खानी पड़ेगी और जान भी जा सकती है। तो यहां पर मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी को यह लगता है कि काश कोई अगर भारत के अंदर से मुझे बैकिंग कर देता, हमें यहां से सपोर्ट कर देता, अगर हमें अंदर से कोई सपोर्ट कर देता तो हम बड़ी आसानी से भारत के अंदर घुस जाते और चीजों को हम यहां पर फतह कर लेते और हमारी विजय निश्चित थी। और इसी इंतजार में यहां बैठा है। आइए देखते हैं भारत में क्या स्थिति चल रही है। कहा जाता है कि जयचंद्र जो है बहुत ही अहंकारी और दंभी प्रवृत्ति का राजा था। यह पृथ्वीराज चौहान से बड़ा बैर रखता था, बड़ी वैमनस्यता रखता था। यहां तक कि संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान विवाह करना चाहते थे, लेकिन जयचंद्र ने विवाह
पृथ्वीराज चौहान को किसी भी कीमत पर अपना दामाद जमाई बनाने के लिए तैयार नहीं था। कहा जाता है कि जयचंद्र ने एक स्वयंवर का आयोजन किया और पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया। जब पृथ्वीराज चौहान को बेटा निमंत्रण नहीं दिया तो इसमें दिल्ली का शासक पृथ्वीराज चौहान को इसमें अपना अपमान समझ में आया और इसके लिए उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज पर आक्रमण करके संयोगिता से इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने विवाह कर लिया। जयचंद्र परास्त हुआ इसमें और जयचंद्र अपना कन्नौज छोड़ करके भाग गया। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह कर लिया और दिल्ली लेकर के आए, बाद में कन्नौज का शासक जयचंद्र ने किसी भी कीमत पर अपने अपमान का बदला लेने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हो गया। वो पृथ्वीराज चौहान की हत्या करना चाह रहा था क्योंकि उसको यह लग रहा था कि इसने जबरदस्ती मेरी पुत्री से विवाह कर लिया, जो कि मैं कभी नहीं चाहता था। अब यहां देखिए बात यह आती है कि जयचंद्र कुछ लोगों को लेकर के पृथ्वीराज चौहान को परास्त करना चाहता है, लेकिन भारत में दिल्ली का शासक होने के कारण पृथ्वीराज चौहान के विरोध में जयचंद्र का कोई साथ नहीं दिया। अब जयचंद्र ने प्लान किया कि कोई अगर विदेशी ऐसा होता जिसको हम पैसा दे देते, धन की लालच दे देते और वो आता और हमारा काम करके चला जाता। भैया कोई ऐसे शूटर की जरूरत थी जिसका किसी थाने में, है ना, कोई रिकॉर्ड न हो। उस समय जयचंद्र को यह पता चलता है कि सीमावर्ती प्रांतों पर एक गजनी का मुसलमान, एक गजनी का तुर्क जो है भारत पर निरंतर आक्रमण कर रहा है और भारत को लूट करके जा रहा है। इसी समय जयचंद्र ने संपर्क किया मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी से। जयचंद्र ने संपर्क किया बेटा मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी से और मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी से कहता है कि भारत की अपार संपदा, हीरा मोती मणिमारी के सोने चांदी जो हैं वो बड़े पैमाने पर दिल्ली में है। दिल्ली में आप आक्रमण करिए, आपको अपार संपत्ति मिलेगी। आप पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दीजिएगा, दिल्ली हमें दे दीजिएगा, दिल्ली का राजकोष आपका है। शहाबुद्दीन गोरी कहता है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मैं दिल्ली में कैसे घुसूंगा, इतनी विशाल सेना है। जयचंद्र ने मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को हर तरह की मदद करने का आश्वासन दिया कि आप आइएगा, हम तो युद्ध में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे हाथी घोड़े सैनिक, आपके रुकने की व्यवस्था, हर तरह का अरेंजमेंट हमारा होगा। आपको क्या करना है, आपको बस आना है, दिल्ली फतह करना है, दिल्ली पर अधिकार कर लेना है ना, और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देनी है। दिल्ली हमें दे दीजिएगा, हम अपनी संपत्ति के साथ साथ दिल्ली का राजकोष भी आपका ही होगा और बहुत संपत्ति है वहां। अब जैसे कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को मुंह मांगा बात मिल गई। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी को तो इसी मौके की तलाश में था कि कैसे भारत के अंदर से कोई हमें अगर सपोर्ट करने वाला मिल जाता तो आज हम फतह करते, आज हमें युद्ध में शिकस्त न खानी पड़ती। जयचंद्र को भारत का प्रथम विश्वासघाती राजा के रूप में भी जाना जाता है, जिसका कारण यही था कि यह एक विदेशी को अपने साथ आश्वासन देता है अपने ही लोगों की हत्या करने के लिए। अच्छा, अब देखिए यहां से बात क्या हो रही है। मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने सबसे पहले आपको यह बात क्लियर करनी है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने यहां पर, इस चीज को थोड़ा हटाते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने सबसे पहले, याद रखिएगा, 11, ठीक है, 1191 में यह अपना
पहला आक्रमण करता है, आपको यहां से मैं बताना चाहता हूं, किसने अपना पहला आक्रमण करता है और यह आक्रमण होता है दिल्ली पर। कहां आक्रमण होता है? दिल्ली पर। तो इस घटना को प्रथम तराइन का युद्ध कहा गया। अब इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंस है, अंडरलाइन कर लेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने जयचंद्र की मदद से दिल्ली पर आक्रमण करता है और तराइन के मैदान में एक भयानक युद्ध हुआ और जिसे फर्स्ट बैटल ऑफ द तराइन कहा गया। क्या कहा गया बेटा? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इसे तराइन का पहला युद्ध कहा गया। और इसमें देखिए हो क्या रहा है, इसमें खास करके इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान है और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी है। ठीक है। इस युद्ध में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के आगे मोहम्मद गोरी न टिक सका और परास्त हुआ। क्या हुआ? परास्त हुआ। कहा जाता है कि जब मोहम्मद गोरी परास्त हुआ तो यह पृथ्वीराज चौहान के चरणों पर गिर गया और कहता है कि प्रभु त्राहिमाम, प्रभु ये जयचंद्र जो है हमें बातों में बरगला लिया था। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान के पैरों पर गिर करके मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी कहता है कि हमें माफ करिए, हम तो आपको जानते भी नहीं थे। एक तरीके से ये तो जयचंद्र जो है बड़े पैमाने पर धन संपत्ति का लालच देकर के आप पर आक्रमण करने के लिए मुझे तैयार कर लिया था। मैं आपको किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाना चाह रहा था। पृथ्वीराज चौहान को पहले से भी पता था कि जयचंद्र जो है वो हमसे अपने अपमान का बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। पृथ्वीराज चौहान को तुरंत यकीन हो गया और उन्हें यह पता था कि ये जयचंद्र कर रहा है, ये मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी तो वाकई है ना मेरे लिए अननोन था, मैं तो उसको भी नहीं जानता था, तो ये आया तो जरूर इसमें जयचंद्र का हाथ है। और इन्हीं सब कारणों से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को माफ कर दिया और कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी यहां से प्राण बचता हुआ देख करके, यहां जब इसका प्राण बच गया, पृथ्वीराज चौहान ने इसे माफ कर दिया और अल्टीमेटम दिया, चेतावनी दिया कि तू फिर भारत की ओर कभी रुख नहीं करेगा, तू अपने देश भाग जा। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी अपनी जान बचा करके वापस गजनी आ गया। कहां आ गया बेटा? गजनी आ गया। इतनी बात समझ में आई कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो विजित हुआ, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी हार गया। अब यहां देखिए, अगर मैं आपसे अगली बात करूं तो आप इसको थोड़ा देखिएगा, इसको थोड़ा मैं आपको अपडेट करना चाहता हूं। और चलिए आइए तो हाँ, अब कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी जब परास्त होकर के वापस चला गया गजनी, तो जयचंद्र ने इससे लगातार संपर्क बनाए रखा। जयचंद्र ने इससे लगातार संपर्क बनाए रखा। जयचंद्र ने फिर से मोहम्मद गोरी को आश्वस्त करता है कि इस बार शक्तिशाली तरीके से तैयारी करके वापस आइए, आप जरूर जीत जाएंगे। कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी अगले ही सेशन फिर से 1192 ईस्वी में इसी तराइन के मैदान में आ खड़ा हुआ। तराइन के मैदान में बेटा आ खड़ा हुआ 1192 में तराइन के मैदान में आ खड़ा हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह फिर से तराइन के मैदान में आ गया और इसे कहा गया सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। कहने का तात्पर्य है कि यह तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाया। क्या कहलाया? यह तराइन का
यह तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाया। तो इसको जरूर आप याद रखिए, यहां से प्रश्न बनता है। यह तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाया, सेकेंड बैटल ऑफ द तराइन। यह सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कहलाया और यह किसके बीच हो रहा है मैं आपको बता दूं। पहले स्थान पर आप जैसा कि देख रहे हैं, पहले स्थान पर मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी है और दूसरे स्थान पर पृथ्वीराज चौहान है। दूसरे स्थान पर पृथ्वीराज चौहान है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने जब सुना कि अरे यह फिर से दूसरी बार आक्रमण कर रहा है अगले सेशन में ही, तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको बड़े हल्के में लिया। और शत्रुओं को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। पृथ्वीराज चौहान से यही गलती हो गई। इन्होंने उसी मोहम्मद गोरी की कल्पना कर ली जिसको अपनी तलवारों के नोक पर पैर पर गिरा हुआ देख रखा था। इन्होंने अगले सेशन में फिर जैसे ही सहाबुद्दीन गोरी आक्रमण करता है, पृथ्वीराज चौहान इसका सामना करते हैं तराइन के मैदान में और यहां इतिहास करवट लेता है। यहां चीजें बदल गईं और क्या बदली इस पर थोड़ा नोटिस करिएगा। यहां मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी जीत गया। क्या कर गया? जीत गया। और कौन परास्त हुआ भैया? परास्त हुए और ये विजित हुआ। याद रखिएगा, ये विजित हुआ। कहने का मतलब है कि यहां पर मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी विजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? हार जाता है। तो थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वीराज चौहान यहां जीत गया। तो बस इसी बात को हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पर पृथ्वीराज चौहान परास्त होता है, मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी जीत जाता है। ठीक है। और इस द्वितीय तराइन के युद्ध में इतिहास करवट लेता है। दिल्ली पर मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी ने कई महीने कत्ले आम किया और पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया जाता है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया जाता है कि जो कि मैं आपको यहां पर लिखना चाहता हूं कि यहां पर आपको मैं चीजों को जरूर अपडेट करना चाहूंगा कि पृथ्वीराज चौहान जब विजित हुआ, मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी जब विजित हुआ तो पृथ्वीराज चौहान के संबंध में कहा जाता है कि मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी का एक गुरु थे और इनका नाम मिलता है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा साहब ने मोहम्मद गोरी को आदेश दिया कि भारत में इनकी स्थिति और इनके प्रताप और इनके शक्तिशाली होने से लोगों का इनमें बड़ा भय है और इसी भय को मोहम्मद गोरी तुम्हें खत्म करना है। तो कहा यह जाता है कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के कहे जाने पर मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं किया, यहां से घसीट करके गजनी ले गया जहां हिंदू रीति रिवाज के विपरीत जाकर के इनको दफना दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने इनकी पत्नी संयोगिता को मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी के सैनिकों के बीच में फेंक दिया और वहां उनकी हत्या हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान को घसीट करके गजनी ले जाया गया और उन्हें हिंदू रीति के खिलाफ, हिंदू विधि विधान के विपरीत जाकर के उन्हें इन तुर्की सहाबुद्दीन गोरी के द्वारा कब्र में दफना दिया जाता है। अब मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी गजनी गया और दिल्ली पर इनके लोगों का ही आधिपत्य हो गया। यहां से ये देख रहे हैं कि अब जो है कि जयचंद्र की जो नजर है वो दिल्ली पर है कि इसने तो वादा किया था पृथ्वीराज चौहान ने कि हमको दिल्ली देगा और यहां से चीजों को लूट के ले जाएगा। अब ये जीत गया है, ये आ काहे नहीं रहा है। जयचंद्र बार बार मोहम्मद सहाबुद्दीन गोरी से संपर्क करता है। तो चीजें देखिए अब क्या होने वाली हैं, आइए बात करते हैं। लेकिन उसके पहले चीजों को थोड़ा यहां से हटाना चाहेंगे। ये चीजों को थोड़ा हम यहां से हटाते हैं, इरेज करते हैं, देन हम बात करते हैं। चलिए, तो आइए
कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी बेटा 1194 ईस्वी में दिल्ली गया। जयचंद्र ने जब अपनी बात रखी दिल्ली पर अधिकार खुद को लेने की, कि दिल्ली अब हमें दे दो, अपने बातों और वचनों के अनुसार हमने आपकी हर संभव मदद की है, तो शहाबुद्दीन गोरी कहता है कि जो अपनों का ना हुआ तो मेरा क्या होगा। शायद ये बिल्कुल सही किया उसने। जयचंद्र इसी लायक था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी कहता है कि जो अपने बिटिया दामाद का ना हुआ, जो अपने लोगों का ना हुआ, अपने राजपूतों का ना हुआ, वो हमारा क्या होगा। अब यहां क्या हो रहा है कि 1194 में पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु के बाद आप देख रहे हैं 1194 में इसी मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने जयचंद्र को युद्ध के लिए ललकारता है, और यह युद्ध भारतीय इतिहास में चंद्रावर का युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रावर का युद्ध। तो ध्यान दीजिएगा, इन युद्धों को ही अंडरलाइन करके याद रखना है और मेरी बातों को स्टेप बाय स्टेप है ना समझ के रखना है। तो आप देख रहे हैं कि 1194 में क्या हो रहा है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंस, ये दिल्ली आया मोहम्मद गोरी, और 1194 में जयचंद से मोहम्मद गोरी की लड़ाई हुई, और यह कैसा युद्ध कहलाया? ये चंद्रावर का युद्ध कहलाया। कौन सा युद्ध कहलाया बेटा? ये चंद्रावर का युद्ध कहलाया। इस युद्ध में मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी क्या होता है? विजयी होता है। ये भैया विजयी होता है, और जयचंद्र परास्त होता है। जयचंद्र क्या होगा? परास्त होगा, और इसकी हत्या कर दी जाती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र की हत्या कर दी और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि यहां पर चीजें जो आपको मिल रही हैं, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंद्रावर का युद्ध, मोहम्मद गोरी का बारी बारी से भारत पर जाना और वहां से उसको लूटना और भारत को अपने शिकस्त देते हुए राजाओं को अपने आधिपत्य में लेना। तो यहां पर जो जयचंद्र, जो हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के विरोध में जाकर के मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की मदद करता है, इसी शहाबुद्दीन गोरी ने 1194 में इस जयचंद्र को क्या किया? परास्त किया युद्ध में, और इसकी हत्या कर देता है। अब देखिए चीजें थोड़ा बदल करके आ रही हैं, जैसे कि अब मैं अगली बात करना चाहता हूं। आइए, कहा जाता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी, आप देखिए फिर से मैं बात करना चाहूंगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी, मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के बेटा 3 दास थे। कितने दास थे? 3 दास थे। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के 3 दास थे। कितने दास थे? 3 दास थे, और तीनों के नाम लिख लीजिए और इसको याद रखना है। पहला था नासिरुद्दीन कुबाचा, दूसरा था ताजुद्दीन एल्दौज, और तीसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। आपने देखा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के कितने गुलाम हैं? ये गुलाम हैं 3, और ये बड़े ही इसके विश्वसनीय गुलाम हैं, इसके सेवक हैं। तो आपको इन्हीं चीजों को मैं बताना चाहूंगा कि आगे ये क्या स्टेप लेता है। जब दिल्ली पर अपना आधिपत्य कर लिया तो यही मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी वापस गौर देश गया, और कहा जाता है कि यह शहाबुद्दीन गोरी जो है 1206 में मृत्यु को प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ये 1206 ईस्वी में बेटा मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की मृत्यु हो गई तो इसकी रियासत को इसके गुलामों के बीच में क्या कर दिया गया? विभाजित कर दिया गया। इन तीनों के बीच में ही मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की जितनी भी रियासत थी, जितने भी जीते गए प्रांत थे, वो इन तीनों में भी
इन तीनों में ही क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए इनका विभाजन यह किस तरीके से करता है। हम मैप के माध्यम से चीजों को स्पष्ट करना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर लूं, मैं आपसे बात करूं, खास करके उसी मैप की बात करूं, तो थोड़ा सा देखिएगा, चीज़ें थोड़ा बड़े पैमाने पर मैं आपको यहाँ पर मैपिंग के माध्यम से ही स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि खास करके ये चीज़ें यहाँ से स्पष्ट करना चाहूँ मैप के तरीके से, थोड़ा समझिएगा चीज़ों को। ये पाकिस्तान यही है, ये यहीं अफगानिस्तान लगा हुआ है। पाकिस्तान भारत का ही प्रांत था, आप देख सकते हैं यहाँ अफगानिस्तान लगा हुआ है। ठीक है, ये अफगानिस्तान है, ये भारत है। तो यही अच्छा ये गोर और गजनी का प्रांत है, ये गोर और गजनी का प्रांत है। ठीक है, गोर और गजनी का प्रांत। यहां पर काबुल था, यहां पर काबुल था और यहां पर कांधार था। काबुल कांधार कहां है, यहां था बेटा। और यहां पर आप देख सकते हैं, खास करके यहां पर लाहौर है, यहां पर लाहौर है और यहां रही दिल्ली, यहां रही दिल्ली। तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में और ये कहां है, ये है अफगानिस्तान में। ठीक है, तो अफगानिस्तान में काबुल कांधार, लाहौर और दिल्ली, ये गजनी और गोर का प्रांत। कहा जाता है कि जब मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी की मृत्यु हो गई तो इसी मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने क्या किया, इसकी मृत्यु के बाद इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जीते गए रियासतों और इसके प्रांतों को इसके अपने लोगों में क्या कर दिया गया बेटा, इसके अपने लोगों में विभाजित कर दिया गया। कैसे विभाजित किया गया, आइए बात करते हैं। कहा जाता है कि नासरुद्दीन कुबाचा, कहा जाता है कि नासरुद्दीन कुबाचा को आप देख सकते हैं कि काबुल कांधार दे दिया गया। ये किसको दिया गया, काबुल कांधार, नासरुद्दीन कुबाचा। ठीक है, नासरुद्दीन कुबाचा को काबुल कांधार दे दिया गया। यल्दौज को गोर और गजनी दे दिया गया। और कहा जाता है कि भारत की रियासत जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया जाता है। समझिएगा, किसको दे दिया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया जाता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के मृत्युपरांत उसकी विजित प्रांत और रियासतों को इसके 3 गुलामों में विभाजित किया गया, कुबाचा, यल्दौज, ऐबक। ओके, कुबाचा को काबुल कांधार दिया गया, ताजुद्दीन यल्दौज को गजनी और गोर का प्रांत दे दिया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का प्रांत दिया गया, भारत का विजित प्रांत दिया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पर चीजों को थोड़ा समझिएगा, कहने का तात्पर्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली नहीं आता है, यह दिल्ली नहीं गया। कुतुबुद्दीन ऐबक यही लाहौर में ऐबक बैठता है और मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के गुलाम के नाम से बैठता है। समझिएगा, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, यह मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के गुलाम के रूप में बैठता है। और इतिहासकारों ने बताया है कि यह दिल्ली नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसको भय था कि राजपूत जो है वो बिल्कुल बैठे हुए हैं, उनको पता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी मर चुका है और अभी हम लोगों ने पृथ्वीराज चौहान जैसे वहां के चहेते लोगों में बड़े प्रिय ऐसे राजा की हत्या और दुर्गति की है। अगर मैं दिल्ली गया तो मुझे मार डाला जाएगा और दिल्ली में रह करके मैं शायद भाग करके खुद को सुरक्षित नहीं कर पाऊंगा। यही कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली न जाकर के, ध्यान दीजिएगा इस बात को, लाहौर में बैठता है कि कुछ भी दिक्कत होगी तो अपने लोगों से मैं क्या कर लूंगा, मदद मांग लूंगा।
या खुद भाग जाऊंगा गोर और गजनी जैसे प्रांतों में। और ये बिल्कुल यहां लाहौर में बैठता है, खास करके शहाबुद्दीन गोरी के गुलाम के रूप में। यहां बात समझिएगा। तो यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के विजित भारत के प्रांत पर बैठता है और खास करके इसी समय से भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर देते हैं। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है और इस दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों का क्रमवार शासन चलता है। तो यहां पर इस शासन के पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ समस्याओं को मैं आपको प्रेजेंट कर देना चाहता हूं, क्योंकि ऐबक बैठ तो गया लाहौर में, लेकिन इसके पास सबसे बड़ी समस्या यह निकल के आई कि यह दिल्ली गया नहीं था। अभी भारत में लोग इससे, यहां पे जो राजा हैं, यहां पे जो प्रांतों के रियासतों के शासक हैं, ये किसी बाहरी तुर्की को दिल्ली में आने या भारत में आने और स्थायी रूप से रुकने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे। और ये बिल्कुल इसकी हत्या करने और दिल्ली आने पर इसको किसी भी तरीके से इस पर इसकी हत्या करके दिल्ली हथियाने में लगे हुए थे। जहां एक और यहां इधर के लोग इसके शत्रु बने बैठे थे, वहीं दूसरी ओर आप देखिएगा यल्दौज और कुबाचा, इनको भी यह लगता है कि सोने की चिड़िया तो भारत जो है वो ऐबक को मिल गई। इन दोनों को भी ये लगता है कि जिस भारत पर आक्रमण करके मोहम्मद गोरी ने अपार संपत्ति पाई है, वो दिल्ली, वो भारत तो ऐबक के हाथ में लग गई। तो क्यों ना हम इस ऐबक की ही हत्या करके हम लोग उस प्रांत को भी अपने अंतर्गत मिला लें और हमारा साम्राज्य विस्तार होगा। और हमें कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने जो दे दिया वो शायद उचित नहीं था। अब इन तीनों के बीच में इमीडिएटर या मध्यस्थता करने वाला मोहम्मद गोरी जिंदा नहीं है और ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बड़े ही संकट की घड़ी है। तो थोड़ा देखिए इसमें इसने क्या किया, किस प्रकार यह खुद को बचा करके अपने शासन को आगे बढ़ाता है। आइए, तो मैंने आपको बताया खास करके मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी के 3 गुलाम, और उन गुलामों में मैंने आपको बताया है कि पहला है कुबाचा और पहला था कुबाचा, दूसरा है यल्दौज और तीसरा है ऐबक। चीजों को समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। अब कुबाचा और यल्दौज किसी भी कीमत पर ऐबक की हत्या करके भारत की प्रांतों को भी लेना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि भारत जैसी संपन्नता जिससे महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी बार बार आक्रमण करके अपार संपत्ति पाते हैं, वो भारत को हम ऐबक को कैसे दे दें। आइए सॉरी, यहां ऐबक जो है जहां बैठा है वहीं राजपूत इससे खार खाए बैठे हैं। यहां भारत में अभी शुरू में आया है, यहां के चीजों को देख रहा है। ये लाहौर में बैठा, दिल्ली में नहीं गया क्योंकि इसको भय है कि वहां जाने पे हमें घेर करके मार दिया जा सकता है और मैं इन्हीं यल्दौज और कुबाचा से मदद लेकर के बच सकता हूं। लेकिन यहां तो यल्दौज और कुबाचा खुद इसके विरोध में उतर आए। ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं कि ऐसी गंभीर स्थिति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक प्लान किया, वैवाहिक संबंधों के माध्यम से खुद को सुरक्षित किया और इसका शासन शुरू होता है। तो देखिए सुरक्षित कैसे करता है, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने खास करके आप देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर देता है और यल्दौज की पुत्री से खुद विवाह कर लेता है। बात को समझिएगा। इसको अपना जीजा बना लिया, अपना बहनोई बना लिया, बुलाओ अब मारो।
यल्दौज को अपना ससुर बना लिया, इसकी पुत्री से खुद निकाह कर लेता है और कुबाचा से अपनी बहन का विवाह कर देता है। और इन रिश्तों में बंध जाने के कारण यल्दौज और कुबाचा ने ऐबक के हत्या और उसकी रियासत को हथियाने का ये सब योजना और प्लान छोड़ दिया। और अब क्या है कि ऐबक रिश्तों में बंद करके, अब भाई नासरुद्दीन कुबाचा का साला है और यहां तो ससुर साहब बैठे हैं, तो इन लोगों ने यहां से इसको बैकिंग दिया, इसको सपोर्ट किया और ऐबक पूरी तरह से यहां से सुरक्षित हुआ और खुद को भारत में स्थापित करने का प्लान करता है और ये अपनी शासन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो खास करके मैं आपको बता दूं कि जो आप यहां देख रहे हैं, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा, यहीं से शुरुआत होगी भैया दिल्ली सल्तनत। क्या शुरुआत होगी? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, यहां से दिल्ली सल्तनत शुरुआत हो जाएगी, जो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चलेगी और 1526 के बाद मुगल डायनेस्टी आ जाएगी। तो दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे क्रमवार तरीकों से कितने शासक आए, कितने वंश आए, और ऐबक क्या वास्तविक सुल्तान था? ऐबक क्या वास्तविक सुल्तान था कि वास्तविक सुल्तान इसके बाद का इसका ही गुलाम इल्तुतमिश होता है? क्या कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासन को सुदृढ़ करके आगे चल पाया? कुतुबुद्दीन ऐबक रेवेन्यू टैक्सेस लेकर के गोर देश भेजता रहता था, यह गुलामी की दास्ता से मुक्त ही न हो सका। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, यह अमीर और सिपहसालार का पद धारण करके रखता था। कहने का तात्पर्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि यह गुलामी की दास्ता से मुक्त ही नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसने खुद के सिक्के नहीं चलवाए, खुद की करेंसी नहीं चलवाई। क्यों? क्योंकि इसके किसी खलीफा के द्वारा प्रशस्ति पत्र नहीं दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि अगली जो क्लास आपकी होगी वो दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश से चीजें शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास जरूर अपडेट करिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के सेशन हम उसी में कंप्लीट करेंगे। दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में कितनी डायनेस्टी, कितनी डायनेस्टियों का कब कब शासन रहा, कितना समय तक शासन रहा, तो ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से, मैप के माध्यम से अपनी चीजों को आगे हम क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास कुतुबुद्दीन ऐबक की होगी। तब तक के लिए सभी को गुड डे, सबा खैर, धन्यवाद।